ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें एक 6 केसेस हमने किए थे। 6th केस वाज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो थ्रू होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो अब वही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रेमेडीज का चैप्टर है। बेसिकली अगर कोई पार्टी, दोनों जो जिनमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों में से कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जो इनोसेंट पार्टी है उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उस चीज़ का ये चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिकली ये रेमेडीज जो हैं 5 टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट इज रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन देर इज सूट फॉर डैमेजेस, जो कि यूजुअली रेसिशन के बाद ही होता है। सी रेसिशन इज मैंडेटरी, कि वो तो पहले आपको करना ही पड़ेगा रिसाइन कॉन्ट्रैक्ट को। देन देर यू कैन फाइल फॉर द सूट ऑफ डैमेजेस, then there is suit upon the quantum merit, then there is suit for the specific performance, and there is suit for the injunction. सो देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं, बेसिकली एक पार्टी जैसे बोला ना, रिसाइंड करती है कॉन्ट्रैक्ट को। रिसाइंड करने का क्या मतलब है कि जो काम उसको करना था वो नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाले ने जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर ही दिया है तो वो क्यों करेगा अपना काम, राइट। सो जो मतलब इनोसेंट पार्टी की जो ऑब्लिगेशन है वो नहीं करता, बिकॉज सामने वाले ने ब्रीच कर दिया। सो इस सिंपल रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब ये है कि उसको अपना काम जो एक्चुअली नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अगर चल रहा होता तो जो वो करता, वो अब करने की जरूरत उसे नहीं है। सो दैट इज रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर उसे डैमेजेस के लिए सू करना है सामने वाली पार्टी को, तो उसको पहले ही हैज टू फाइल अ सूट फॉर द रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो तो मैंडेटरी करना ही होगा। जब वो कोर्ट ग्रांट कर देता है कि हाँ नाउ कॉन्ट्रैक्ट रेसिशन हो चुका है, तो उसके बाद देयर इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ अब आप अपने रिहा हो चुके हो अपनी ऑब्लिगेशन से। एंड नाउ यू कैन फाइल फॉर द कॉम्पेंसेशन, कि अगर आप उसको कोई पेनल्टी के तरीके से कॉम्पेंसेट करना चाहते हो खुद को फॉर द लॉस विच यू माइट हैव इनकर्ड बिकॉज सामने वाले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, देन यू कैन फाइल इट आफ्टर द रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो एक तरह से प्री रेक्विजिट बोलते हैं इसको, कि वो तो करना ही है डैमेजेस अगर क्लेम करने हैं ना, या कोई भी और भी रेमेडी करनी, तो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो एक प्री रेक्विजिट है ही उसके लिए। ओके, तो अब हम जो कर रहे हैं दैट इज सूट फॉर डैमेजेस एंड रूल्स, की वो डैमेजेस कैसे, डैमेजेस बहुत तरह के होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। देखो, डैमेजेस का मतलब क्या है, जो भी एक तरह से कॉम्पेंसेशन, जैसे मैंने बोला ना कि क्योंकि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपको फील हो सकता है कि यार मेरे को कॉम्पेंसेट करे सामने वाली पार्टी, क्योंकि उसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का। सो ये कॉम्पेंसेशन इज वो डैमेजेस क्लेम आप कर सकते हो। ये कॉम्पेंसेशन ध्यान रखना, इसको एक चीज बोलते हैं, दिस इज नॉट प्यूनिटिव इन नेचर। प्यूनिटिव नहीं है। प्यूनिटिव का क्या मतलब होता है कि पनिश नहीं कर रहे हो आप, कि सामने वाले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, नो यू आर नॉट पनिशिंग दैट पार्टी, यू आर जस्ट आस्किंग फॉर कॉम्पेंसेशन। समझ रहे हो? सो इट इज नॉट अ पनिशमेंट बट कॉम्पेंसेशन, कि आप अपने इंसाफ के लिए वो कह रहे हो कि मेरे को कॉम्पेंसेट होना बनता है, मैं तुम्हारे को पनिश नहीं कर रहा हूँ, बस अपने आप को कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ। दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल की जो डैमेजेस क्लेम करने के पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। सो देखते हैं, डैमेजेस अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एक ऑर्डिनरी या जनरल डैमेजेस बोलते हैं। दिस इज नॉर्मल, की कॉम्पेंसेट करना है मेरे को, तो यू कॉल इट कॉम्पेंसेटरी डैमेज। ठीक है, जो नेचुरली, कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो नेचुरली मेरे को कुछ तो लॉस हुआ ना, तो उसको कॉम्पेंसेट करना है, दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज। ठीक है, स्पेशल डैमेजेस ये तब होता है कि जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम ही सामने वाले को बोलती है कि देख, मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का असर सिर्फ अपने बीच ही नहीं है, मेरे को बाद में और भी कोई काम है जो कि इसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि वो उस काम का भी करना है, तो तू बाद में पीछे मत हटो। जब ये ऐसी टाइप की बात कॉन्ट्रैक्ट के टाइम होती है, देन दैट इज स्पेशल डैमेज। अगर बाद में वो जाके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझेंगे हम बाद में। एक होता है एग्जेम्पलरी प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज, ये थोड़ा पनिशमेंट वाले की उसमें होता है, कि यहाँ पे आप पनिश कर रहे हो, तो एक तरह से बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली। एक होता है नॉमिनल डैमेज, ये होता है बस कि नाम नाम के कुछ डैमेज अगर हुआ है तो उसका आपको बेसिकली कॉम्पनसेशन मिलता है। सो दिस, इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं सेक्शन 73, उसके बाद आएगा सेक्शन 74। ठीक है, पहले 73 देख लो। 73 बस ये बोलता है कि जब कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे किसी को कोई डैमेज होता है, वो डैमेज हो सकता है यूजुअल वाला हो, जिसको ऑर्डिनरी डैमेज बोलते हो, या हो सकता है कि कोई नॉलेज में हो किसी पार्टी की कोई स्पेशल बात, जिसके अगेंस्ट वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो स्पेशल बात ध्यान में रखनी होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, तो ऑर्डिनरी या जनरल डैमेज ये यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स से जो आता है। ठीक है, यहाँ पे एक होता है, इसमें भी 2 आते हैं, एक होता है इसमें डायरेक्ट, एक होता है इसमें रिमोट। ठीक है, अब डायरेक्ट और रिमोट का क्या हुआ, ओके, डायरेक्ट और रिमोट का क्या इसमें मतलब है। देखो, एक तो डैमेज होता है कि सीधा मैंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो सामने वाली पार्टी को नुकसान हो गया किसी चीज का, दिस इज डायरेक्ट डैमेज। एक इनडायरेक्ट डैमेज ये होता है कि मेरे कुछ चीज के ना करने से सामने वाले को उससे रिलेटेड किसी और चीज में भी नुकसान हो गया।
समझ रहे हो? जैसे मेरे को उसको पैसे देने थे, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, इससे उसका पैसे ना मिलने का नुकसान एक। दूसरा नुकसान कि सामने वाले को जो पैसे मिलते उससे उसने आगे किसी और को देने थे, तो मैंने क्योंकि नहीं दिए तो उससे अब हमारा बीच में जो हुआ वो तो ठीक है, उनके बीच वाला भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया मेरी वजह से, क्योंकि मैंने नहीं दिए। समझ रहे हो? तो वो इनडायरेक्ट डैमेज है एक तरह से उस बंदे का, जिसको पैसे नहीं मिले क्योंकि मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। सो ये समझ रहे हो कि एक तो हो सकता है डायरेक्ट आपका एक डैमेज हुआ, एक होता है इनडायरेक्ट लॉस या रिमोट लॉस, जो उससे रिलेटेड सामने एक और कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता है उससे होता है। तो दैट इज दोनों ऑर्डिनरी में ही आते हैं। एंड जैसे मैंने बोला, ऑर्डिनरी डैमेज को क्लेम करने का राइट आपके पास है ही, ठीक है, वो आपका हक है, वो आप मांग सकते हो कभी भी, उसमें कोई स्पेशल केस वाला नहीं बात आती। यहाँ पे एक चीज और आती है, दो प्राइस होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की एक मिनट, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस। तो बेसिकली जो डैमेज आप लॉस कैलकुलेट करते हो कि कितना लॉस हुआ है, वो लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्राइजेस, कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम उस चीज का प्राइस क्या था, एंड मार्केट प्राइस जब वो ब्रीच हुआ उस टाइम पे उस चीज का मार्केट में क्या प्राइस है। दोनों के बीच का जो प्राइस है, जैसे मान लो कोई चीज बेचनी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट में थी कि भाई 200 रुपए में वो मैं तेरे से खरीद लूंगा, लेकिन उसने बाद में नहीं खरीदी, और उस जब जिस टाइम उसने नहीं खरीदी उस टाइम उस चीज का मार्केट प्राइस 150 था। तो अब डेढ़ उसका 200 का जो वो हुआ है, बेसिकली आप बोलोगे लॉस 200 का था क्योंकि 200 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नहीं, 150 में तो वो आज भी बेच ही सकता है ना किसी और को भी, कि मार्केट में जा 150 तो मिल ही जाएंगे, 50 जो है नहीं मिलेंगे, वो मैं तुझे दूंगा। सो लॉस का जो कैलकुलेशन हुआ वो डिफरेंस में हुआ है ना, यानी 50 रुपए जो लॉस है वो उसको देगा, क्योंकि वो बोलेगा यार 150 तो तू आज भी मार्केट में जाएगा तो वो बिक ही जाएगा ना, किसी और को बेच दे, बहुत सारे बायर्स होंगे। सो जो लॉस हुआ है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। सो एक ये बात हो गई। एक मैंने आपको रिमोट और इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट और रिमोट या इनडायरेक्ट जो लॉस है उनके बारे में बताया। तो ये दोनों चीज़ें आपकी आती हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस में। एक इसके अलावा जैसे मैंने बताया सेक्शन 73 में ऑर्डिनरी डैमेज के अलावा स्पेशल डैमेजेस भी आते हैं। इसको बोलते हैं डैमेजेस इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ दी पार्टीज, यानी कि वो डैमेज जो पार्टीज की नॉलेज में होता है कि वो एक्स्ट्रा एक लॉस स्पेशल सर्कमस्टेंस में हो जाएगा, कि कुछ स्पेशल हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। पढ़ते हैं इसको फिर समझ में आएगा। देखो, स्पेशल डैमेज या डैमेज इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज विच पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट। मतलब दोनों पार्टीज को पता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो एक और लॉस हो जाएगा हमको, ठीक है। यानी कि दोज अराइज ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल और अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज अफेक्टिंग द एग्रीव्ड पार्टी। These are such remote and indirect losses which are not natural and possible consequence of the breach of contract. Unlike ordinary damages, special damages cannot be claimed as a matter of right. आप ये नहीं बोल सकते मेरे को ये स्पेशल डैमेज हुआ तो मेरा हक है कि मैं ये कॉम्पेंसेट लूँ तुमसे, नहीं। स्पेशल डैमेजेस का क्लेम स्पेशल सर्कमस्टेंस में ही होता है। वो स्पेशल सर्कमस्टेंस क्या है? इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द अदर पार्टी बिफोर हैंड, यानी कि अगर उस पर्टिकुलर लॉस का सामने वाली पार्टी को पहले से पता था तभी आप उसको क्लेम कर सकते हो। यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर वो स्पेशल लॉस हो जाएगा, इस चीज की नॉलेज खबर दोनों पार्टीज को पहले से थी, तो जब वो ब्रीच होगा तो स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम हो सकते हैं। समझ रहे हो? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फिर ज्यादा समझ में आएगा। अ बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स to erect and finish a house on the 1st of January in order that B may give possession of it and at that time to C to whom B has contracted to let it। मतलब बेसिकली और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक हाउस के कंस्ट्रक्शन का, और B ने उस हाउस को कंस्ट्रक्ट होने के बाद C को रेंट पे देना था। ये चीज़ की नॉलेज पहले से दोनों को थी, बट जैसे ही जनवरी आया उससे पहले वो हाउस जो बिल्ड हुआ वो अच्छा बिल्ड नहीं हुआ, वो पहले ही गिर गया, तो क्या हुआ कि वो रेंट पे तो दे ही नहीं पाया फिर आगे सी को। तो जब आगे सी को रेंट पे नहीं दे पाया तो उनके बीच का जो उसको रेंट का भी तो लॉस हुआ जो उससे आता सी से, तो वो लॉस वाज अ स्पेशल डैमेज जो वो क्लेम कर पाया। क्यों? क्योंकि इस टाइम इस केस में ए और बी दोनों पार्टीज को पहले से पता था कि सामने सी को रेंट पे देना है ये घर, इस चीज की खबर दोनों को थी पहले से, राइट। सो यहाँ पे इसलिए क्योंकि पहले से खबर थी कि आगे सी को देना है रेंट पे, ये पहले से खबर थी इसलिए वो स्पेशल डैमेज को क्लेम कर पाया। समझ रहे हो? तो अब ए और बी के बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कौन सी कॉम्पेंसेशन होंगी? पहला, कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस, ये भी कॉम्पेंसेशन। रेंट लॉस्ट जो सी के साथ था बट ये स्पेशल डैमेज था बट क्लेम कर पाया वो, इस केस में प्लस कॉम्पेंसेशन मेड टू सी, जो सी को आगे कॉम्पेंसेशन उसको देना पड़ेगा, वो भी अब ए और बी के बीच में होगा। ये क्यों स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर पाया? इसलिए क्यों कर पाया? क्योंकि पहले से खबर थी। समझ गए? तो स्पेशल डैमेज इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी डैमेज, ये मैंने आपको इस केस के थ्रू समझा। आगे चलते हैं। एक ऑर्डिनरी कर लिया, स्पेशल कर लिया। इसके अलावा
एक आते हैं एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव, इसको प्यूनिटिव डैमेजेस भी बोलते हैं। इन डैमेज का मतलब जैसे मैंने बोला ना, पहले ही पनिशमेंट के लिए नहीं कॉम्पेंसेशन के लिए होता है, लेकिन ये वाले जो डैमेजेस हैं इनका कई बार मतलब मोटिव थोड़ा बहुत पनिश करने का ही होता है कि भाई तूने इतनी जो हमें प्रॉब्लम दी है उसकी वजह से तेरे को पनिश करना, बेसिकली जो स्ट्रेस तूने दिया है कि तूने वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से जो उस सामने वाले को गिल्टी फील कराने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए ये डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं। ये कौन कौन से केसेस में होते हैं ये ध्यान रखो, दो केसेस हैं यहाँ पे। एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का, कि मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बन रखा है बट वो नहीं की उसने मैरिज, तो यहाँ पे आप और तो क्या ही क्लेम करोगे, है ना, बस मेंटल जो वो स्ट्रेस है उसका ही क्लेम बेसिकली पनिशमेंट की फॉर्म में कि हाँ तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ठीक है, एक इसमें आता है डिसऑनर ऑफ चेक का केस भी आता है। ठीक है, कि मान लो किसी कस्टमर के अकाउंट में पैसे हैं बट फिर भी बैंक वाले ने उसको चेक को बाउंस कर दिया, तो यहाँ पे बेसिकली वो होता है ना कि पार्टी का स्टेटस, सिंबल, रेपुटेशन पे वो बात आती है, तो वहाँ पे भी ये प्यूनिटिव पनिशमेंट की वजह से डैमेजेस आप क्लेम करते हो कि आपने ये जो मेंटल स्ट्रेस दिया है, ऊपर से छोटा सा अमाउंट हो तो ज़्यादा डैमेजेस बल्कि क्लेम कर सकते हो, क्योंकि चेक का प्रोसेस इशू करने का उसमें पैसे लगते हैं, राइट। सो वो चेक का पैसे जो लगे हैं उसके आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ये तब होता है जब कि पैसे थे अकाउंट में फिर भी बाउंस हो गया, तो तो तब जब आप जाके आप वो डैमेजेस क्लेम करते हो। बट बेसिकली ये दो केसेस आते हैं, एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव या प्यूनिटिव डैमेज, जो भी बोलो। इसके अलावा एक तीन हो गए, ऑर्डिनरी, स्पेशल और प्यूनिटिव। एक होता है नॉमिनल डैमेज। ये नॉमिनल डैमेज होता है कि बस कोई लॉस नहीं हुआ, नाम नाम का बस एक डैमेज क्लेम करते हैं। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। Quite small in amount and are awarded only for the namesake, है ना, बस नाम नाम का। These are awarded neither by way of compensation nor by way of punishment. These are awarded simply to recognize the right to claim the damage, कि बस एक बताना होता है ना कि हाँ इसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसका कुछ तो हक मिले, कि हाँ कोई इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसके चक्कर में नॉमिनल डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है। व्हेन द इंजर्ड पार्टी हैज नॉट एक्चुअली सफर्ड एनी रियल डैमेज एंड कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल सम ऑफ मनी, से अ फ्यू रुपीज़, कुछ बस रुपयों का बस मामला अगर है तो नेम का। ठीक है, इसके बाद ये चार तरह के डैमेजेस हो गए। इसके अलावा एक मिटिगेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये समझना। बेसिकली ये एक प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी समझ रहे हो ना, यानी कि जो इनोसेंट पार्टी है जिसके साथ वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो उसको डैमेज हुआ है या जो भी लॉस हुआ है जो वो आगे जाके क्लेम करेगा, बट क्लेम करने से पहले उसकी ड्यूटी बनती है उस लॉस को, उस डैमेज को मिनिमाइज करने की, कि कम से कम लॉस हो। मतलब ये नहीं कि हाँ उसके दिमाग में ये रहे कि आगे जाके लॉस तो उससे ही ले ही लेना है कॉम्पेंसेशन, तो क्यों ही अब क्या ही उसको मिनिमाइज करने का फायदा जब उसी से लेना है मैंने, तो होने दो, लॉस सामने वाले से ही तो लेना है मैंने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका डैमेज आप सफ़र कर रहे हो वो कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है उसको मिनिमाइज करना, कि सामने वाले का ये नहीं कि सामने वाले के जितने पैसे लगवाने लगते रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी टू मिनिमाइज द डैमेजेस सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी। He must use all the reasonable ways of reducing the damage. He cannot recover any part of the damage which is due to his own negligence. मतलब आगे जाके अगर मान लो पता लगता है ना कि ये तो डैमेज तुम रोक सकते थे बट तुमने, तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से तुमने रोका नहीं, तो वो उसको वो क्लेम नहीं कर पाएगा, वो रिकवर नहीं कर पाएगा बेसिकली। ठीक है, एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी का। दोनों में फ़र्क होता है, ध्यान से देखो क्या है। लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब एक सम, एक अमाउंट होता है जो पहले से ही एडवांस में फिक्स्ड कर रखा होता है, जो भी जेन्युइन लगता है, समझ रहे हो, फेयर जेन्युइन जितना भी लगता है, कि इतना पॉसिबली लॉस हो जाएगा अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम एक फेयर जेन्युइन जो भी लगता है कि हाँ इतने का लॉस होएगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तो मतलब नहीं परफॉर्म होगा तो, सो दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, यानी कि एडवांस में फिक्स कर रखा एक अमाउंट कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट का होता है तो आगे जाके इतना जेन्युइनली तो बनता ही है लॉस, है ना। वो पेनल्टी का मतलब एक ये भी एडवांस में फिक्स कर रखा होता है, बट ये होता है कि इतनी एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी, मतलब लॉस इनकर नहीं होगा इतना, बट क्योंकि ब्रीच हुआ है इसलिए तुमसे मैं लूंगा पेनल्टी, एज अ पेनल्टी, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा जो लग रहा है। सो एक्स्ट्रा वेजेंट या एक्सेसिव जो अमाउंट, ये भी पहले से ही फिक्स कर रखा होता है, दैट इज पेनल्टी। जो एक्चुअल ब्रीच से लॉस होगा, जेन्युइन जो फेयर है, वो आपका लिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है, दोनों में फर्क समझ चुके हो गए आई गेस। पेनल्टी इज अ सम ऑफ मनी विच इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द लॉस। मतलब जो लिक्विडेटेड डैमेज है वो लॉस के प्रोपोर्शन में होता है, जेन्युइन जो फेयर लगता है। पेनल्टी एक्स्ट्रा है उससे, है ना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है उससे।
ठीक है, देखो एसेंस ऑफ सेक्शन 74 ये लिख भी रखा है। लिक्विडेटरी डैमेज जो कि पहले से फेयर एंड जेन्युइन एस्टिमेट कर रखा है आपने, और पेनल्टी जो कि एडवांस में एक्सेसिव में जो एस्टिमेशन एडवांस में कर रखा है। इंडियन कोर्ट्स ग्रांट कॉम्पनसेशन विच इज रीजनेबल इन इट्स विजडम, कि खुद कोर्ट अपनी विजडम से देखेगा कि क्या रीजनेबल है, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट मेंशन्ड एज पेनल्टी इन एनी केस, कि जो आपने पेनल्टी, ऑब्वियसली पेनल्टी ज़्यादा ही रखी होगी ना उससे, तो क्योंकि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। सो पेनल्टी से ज़्यादा की कॉम्पनसेशन तो कभी भी नहीं होगी, उससे कम कम में ही कोर्ट रीजनेबल अपना ढूंढेगा जितना अमाउंट। एग्जाम्पल देखते हैं, A contracts with B to pay 10,000 if he fails to pay 5,000 on a given day. A fails to pay 5,000. A is entitled to recover from A such compensation not exceeding 10,000 as court consider. वही बोला ना, जो पेनल्टी डिसाइड थी उससे ज़्यादा की तो नहीं होगी, समझ रहे हो। एक इसमें आता है कोस्ट ऑफ सुएट। कोस्ट ऑफ सुएट समझ रहे हो कि जो आपको डैमेजेस क्लेम करने हैं उसमें आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के भी पैसे लगते हैं ना, कि कोर्ट में केस फाइल करने में बहुत चार्जेस लगते हैं। सो वहाँ पे वो चार्जेस जो डैमेजेस से एडिशन में होंगे, कोर्ट में जाने के सिर्फ जो चार्जेस हैं वो भी आप कोर्ट अपने आप देखेगा कि हाँ बनते हैं या नहीं, तो कोर्ट की मर्जी पे है कि उतना भी डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो उससे या नहीं, ठीक है। सुइट अपॉन क्वांटम मेरिट, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना कमा लिया या जितना काम किया उसके प्रोपोर्शन में। बेसिकली ये उस केस में होता है कि जब मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट फुलफिल हो चुका है या कुछ पार्ट परफॉर्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का, कुछ पार्ट रहता है। सो उस केस में क्या होता है कि बाद में जाके कुछ पार्ट हो गया, उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या मान लो वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, या वॉइड ऑलरेडी डिस्कवर हो गया कि हाँ ये तो वॉइड था, तो मतलब कुछ भी होगा, उस केस में क्या होता है पहले डिस्चार्ज होगा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आप एक ये इसका क्वांटम मेरिट का क्लेम आप फाइल कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि या तो आपने जो डैमेजेस क्लेम ही नहीं करे, सीधा क्वांटम मेरिट का क्लेम कर रहे हो, या क्लेम कर लिया डैमेजेस ब्रीच की वजह से, बट उसके बावजूद आप उसके एडिशन में क्वांटम मेरिट का भी क्लेम कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडी नहीं है ना एग्जैक्टली कि हाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये क्वांटम मेरिट कर दो। इट्स लाइक इट्स एडिशन में भी हो सकता है। सो इट्स रियल नेचर इसका जो है उसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल बोलते हैं, कि है ना, सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का नहीं है, कि इट्स नॉट अ जेन्युइन लाइक बस सीधा रेमेडी नहीं है, ये क्लेम बिना करे भी हो सकता है, ये क्लेम करने के एडिशन में भी हो सकता है। तो हेंस यू कॉल इट क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल क्वांटम मेरिट वाला केस जो है। तो ये जो क्लेम है, ये एक तो मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्चार्ज हो गया उसके बाद ही आप इसको क्लेम करते हो, एंड ये 5-6 केसेस हैं इसके कि कब कब आप क्वांटम मेरिट का फाइल कर सकते हो सुइट। वो केसेस जो हैं हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में ये क्वांटम मेरिट का जो केस है वो बेसिकली सुइट फाइल कर सकता है कोई भी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो। देखो सबसे पहला केस आता है कि कोई ऐसा एक्शन जो डिफेंडेंट है वो लेता है जो उस एक्ट मतलब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने से रोक रहा है। समझ लो यहाँ पे एग्जांपल आता है कि एक बंदा है, उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस हाउस को बिल्ड करने का, एंड वो हाउस कुछ जब थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, पूरा नहीं होता, सो उससे फिर वो रोक देते हैं कि हाँ आगे और काम मत कर। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास ये चीज़ का हक है कि वो एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन ले सकता है जो काम उसने ऑलरेडी कर दिया है उस घर पे, है ना, कुछ काम उसने किया है ना, तो उसके लिए वो कॉम्पनसेशन ले सकता है उसमें। एंड दिस इज़ क्वांटम मेरिट का, जैसे मैंने बोला, दिस विल बी इन एडिशन टू जो डैमेजेस वो क्लेम करता है नॉर्मल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि चलो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया उसका डैमेज तो क्लेम मैं कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ क्वांटम मेरिट का भी केस कर रहा हूँ कि जो आपने ऑलरेडी काम मैंने किया है उसका कॉम्पनसेशन। सो दोनों भी वो ले सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स बेसिकली। सो the contract was wrongfully terminated by the defendant and both damages as well as the payment quantum merit have been allowed in the above case, है ना। तो ये वाला केस में दोनों चीज़ें अलाउड हैं। एक और केस आता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। ये होता है कि कई बार अगेन आपने कुछ हद तक काम कर लिया है, कुछ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। यहाँ पे एग्जांपल आता है कि एक घर को रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया था, एंड जब रिपेयर का थोड़ा सा काम हो जाता है, पूरा नहीं होता, तो उसके बाद वो पूरा घर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है लाइटनिंग से। सो वहाँ पे क्या है कि अगेन आपको याद हो पिछले, जैसे मैंने पीछे बताया था कि जब एक जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है ना, वॉइड वाले चैप्टर में किया था। सो यहाँ पे वो सब्जेक्ट मैटर जो था वही डिस्ट्रॉय हो गया हाउस, तो रिपेयर की तो बात ही नहीं आती। सो यहाँ पे क्या होगा
कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया बट क्वांटम मेरिट का जो है वो क्लेम कर सकता है पेमेंट, है ना, क्योंकि उसने कुछ हद तक काम किया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो चीज़ ध्यान रखना, अगर कई बार ना लमसम पेमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि जो पेमेंट है वो लमसम पेमेंट होगी, तो उस केस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। देखो, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ इट इज़ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लमसम पेमेंट, ठीक है, वो रिपेयर जॉब के लिए, देन ए कैन नॉट क्लेम क्वांटम मेरिट बिकॉज नो मनी इज ड्यू टिल दैट होल जॉब इज डन। मतलब वो लमसम पेमेंट का मतलब ही ये होता है ना कि आप पूरा काम करोगे तो जाके पेमेंट मिलेगी। तो उस केस में आप क्वांटम मेरिट का नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप क्या बोलोगे कि हाँ मैंने थोड़ा जो काम दिया उसके पैसे दो, बट वो नहीं ले सकते ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही लमसम पेमेंट का था कि पूरा करोगे तो ही मिलेगा। सो उस केस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज दिस नॉर्मल क्वांटम मेरिट का केस अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। ये नॉन ग्रेचुइटस एक्ट में क्या होता है, जब कोई पर्सन एंजॉय करता है ना किसी नॉन ग्रेचुइटस, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि कोई एज सच एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ पार्टीज़ के बीच, फिर भी कोई अपना कोई एज सच बस करने के लिए कोई नॉन ग्रेचुइटस एक्ट अगर करता है और सामने वाला उसका बेनिफिट भी ले लेता है ना, कि कौन वो कर दिया उसने काम, उसका बेनिफिट भी सामने वाले ने ले लिया, ऑल्दो वो बनता नहीं था लेना, बट ले लिया बेनिफिट। तो उस केस में ये होता है, दोनों केसेस अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, पहली कि हाँ आपने आपका एक्चुअल में इंटेंशन नहीं था उसको ग्रेचुइटसली करने का, तभी वो नॉन ग्रेचुइटस एक्ट है, राइट। एंड दूसरा, बेनिफिट भी सामने वाले ने एंजॉय कर लिया। सो दोनों केस, दोनों कंडीशन जब हो जाती हैं, तो फिर अगेन जो सामने वाली पार्टी है जिसने बेनिफिट एंजॉय करा है उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, है ना, कि मैंने सर्विसेज तो ले ली, अब तो मेरे को उसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ एक इसमें आता है इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, की जो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है जो कि डिविजिबल है, मतलब उसको आप टुकड़ों में बांट सकते हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है कि मान लो एक यहाँ पे एग्जांपल आता है एक सिंगर का, जो कि किसी थिएटर में सिंग गाने गाने का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। ठीक है, अब वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट तो ये लेता है कि मैं हर वीक 2 नाइट्स गाऊंगा अगले 2 महीनों के लिए, तो बेसिकली 4 हफ्ते और 2 नाइट्स, तो 8 वो हो गए एक मंथ में, तो दोनों मंथ में 16 बार बेसिकली गाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एंड उसने उसे बोला कि मैं तेरे को 5,000 रुपये दूंगा पर नाइट, तो 16 नाइट्स गाएगा, 5,000 पर नाइट मिलेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल हो गया ना, कि टोटल जितना उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो 16 नाइट्स में डिवाइड हुआ, एंड हर नाइट का 5,000 अलग से मिल रहा है उसे, सो इट इज़ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया, तो वहाँ पे मान लो वो इसमें एग्जांपल में होता है कि 6th नाइट के बाद, मतलब 6th नाइट जो होती है 16 में से, उसके बाद वो नहीं गाता। ठीक है, तो उसने फिर कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया कि अब तो गा ही नहीं रहा है ना। बट उसके बाद वो जो 6th नाइट पे उसने नहीं गाया ना, तो पिछले की जो 5 नाइट्स उसने गाया है वो क्वांटम मेरिट के अंडर वो ले सकता है उससे, कि मेरे को 5 नाइट्स का 5,000 के हिसाब से 25,000 रुपये दो, वो तो बनता ही है। ठीक है, तो हाँ अगर जो डैमेज क्लेम होगा वो सब अगेन वही अलग चलेगा, बट क्वांटम मेरिट का वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल आता है कि इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड कम्प्लीटली बट बैडली, मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैसे तो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन उसने पूरा करा है, बट वो पूरा किया है बट बिल्कुल परफेक्शन से नहीं किया। सो तो वो कंप्लीट किया है कॉन्ट्रैक्ट को लेकिन अच्छे से नहीं किया, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी लमसम में पेमेंट है, क्योंकि अगेन कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट किया ही है, वो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन माइनस कर देना, थोड़ा डिडक्शन पैसे कट जाएंगे कि आपने काम अच्छे से नहीं किया, उसके पेमेंट कट जाएगी बट लमसम पेमेंट होगा। बेसिकली ये 5 केसेस हमने किए हैं कि कौन कौन से केसेस में क्वांटम मेरिट का वो अप्लाई होता है। ठीक है, एक और इसमें केस आता है सुइट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये क्या है, देखो कई बार जो है कोर्ट को भी ये लगता है कि जो डैमेजेस आप क्लेम कर रहे हो वो एक सफिशेंट नहीं है ना, ये रेमेडी एक सफिशेंट नहीं है। तो कई बार यहाँ पे दो वर्ड्स ध्यान रखना, मे और एक होता है वर्ड आगे आएगा शैल, दोनों समझेंगे क्या है। देखो कई बार क्या होता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करके एक एक्ट है, उसमें कोर्ट जो है वो किसी पार्टी को ये बोल सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, तो आपने जो चीज़ नहीं की, अब हम आपको बोल रहे हैं कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ करो उसके कॉम्पनसेशन में, मतलब कॉम्पनसेशन मॉनेटरी नहीं हो रहा, कि ये इसी केस में होता है ना जब कोर्ट को लग रहा है कि यार मॉनेटरी वाला सफिशिएंट नहीं है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पैसे से सफिशिएंट उसका कॉम्पनसेशन नहीं बनेगा, तो उस केस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने की भी दे बोल सकता है पार्टी को, कि है ना कि तुम मॉनेटरी सिर्फ नहीं एक पर्टिकुलर काम भी ये स्पेसिफिक करो, तो जाके कॉम्पनसेट होगा कम्प्लीटली। सो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, कोर्ट में डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर द मॉनेटरी compensation is not enough बिकॉज द इंजर्ड पार्टी विल नॉट बी एबल टू गेट एन एग्जैक्ट सब्सटीट्यूट इन द मार्केट। ये तब होता है ना जैसे कि मान लो कोई रेयर आर्टिकल का जैसे केस है
कि वहाँ पे मॉनेटरी पैसों से नहीं होगा, क्योंकि वो आर्टिकल ही रेयर था, वो और कहीं वैसे ही नहीं मिलेगा। सो वहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट इज़ नॉट इनफ, तो कॉम्पनसेशन जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे बात आती है, वो हम जानेंगे क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होती है वो कौन से केसेस में ग्रांट नहीं होती, पहले तो ये जान लेते हैं। देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहाँ पे, जैसे मैंने बोला ना, अगर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन लगता है कि हाँ इनफ है, तो फिर थोड़ी ग्रांट करेगा कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये यूजुअली होता है बिल्डिंग के कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पे वो कोर्ट कैसे पूरा उसका एग्जीक्यूशन को सुपरवाइज कर सकता है, तो नहीं कर सकता, इसी वजह से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ग्रांट नहीं कर सकता टेक्निकली। देन जब कोई पर्सनल नेचर का, जैसे मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो भी अगेन कोर्ट उसका क्या ही कर लेगा, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस केस में भी ग्रांट नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे मैंने बताया था स्पेसिफिक रिलीफ एक एक्ट जो है वो पास हुआ था 2018 अक्टूबर में। तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो उन्होंने किए थे वो जान लेते हैं क्या है। उसके बाद की जो आपकी करंट पोजीशन है वो ये बता रहे हैं, करंट पोजीशन आफ्टर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 2018। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं बोला ना, मे और शैल की बात है, तो यहाँ पे शैल वर्ड का यूज़ किया गया है। ये बोल रहा है कि इन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब बेसिकली एक्सेप्शंस दे रखी हैं कि कौन से केसेस के अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है। सो पहला कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी ने ऑब्टेन कर ली है, मतलब जो एक्चुअल करना था उसके एक सब्सटीट्यूट ऑलरेडी पार्टी ने ऑब्टेन कर लिए दूसरी पार्टी से, तो फिर थोड़ी कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात बनती है। देन कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच अ कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, ये मैंने ऊपर भी बताया कि जब कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता तो कैसे होगा। अगेन पर्सनल क्वालिफिकेशंस चाहिए अगर पार्टीज की, तो भी नहीं हो पाएगा। एंड अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ इन इट्स नेचर डिटरमाइनेबल, तो उस केस में भी ये स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आप कर सकते, बेसिकली ये एक्सेप्शंस बता रहे हैं। देन एक चीज़ समझना, जैसे इन्होंने बताया भी है डिफरेंस बिटवीन करंट पोजीशन एंड जो पहले की पोजीशन थी, उसमें शैल और मे का रिप्लेसमेंट है बेसिकली। अब मे की जगह शैल वर्ड का यूज़ किया गया है। अब बेसिकली ये चीज़ बता रहा है कि कोर्ट को ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, है ना, एक्सेप्शंस को छोड़ के कोर्ट विल हैव टू कंपल्सरीली ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहले उसकी मर्जी पे होता था, पहले इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर यानी आपकी मर्जी पे है, करनी है करो, नहीं करनी नहीं, तो कोर्ट की मर्जी पे होता था पहले, बट अब वो कोर्ट की मर्जी पे नहीं है। अब कोर्ट हैज़ टू कंपल्सरीली ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है। अब ये क्यों है? टू इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्ट एज अ डिटरेंट टू फ्रिक्वेंट ब्रीचेस, यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा इतना फ्रिक्वेंटली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करें, इसलिए एक ये चीज़ बना दी गई है ना, कि एटलीस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के डर से ही सही वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से 10 बार सोचेंगे, है ना। सो दिस इज़ वाई जो मे वर्ड है वो शैल आ गए। शैल इन द सेंस विल का ही फॉर्म होता है ना, इंग्लिश इतनी तो पता होगी आई एम अज्यूमिंग। ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक आता है आपका सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन समझते हो ना, किसी को मना ही करना कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ ना करो, दैट इज़ कॉल्ड इंजंक्शन। तो उसका स्वेट का क्या मतलब है, देखो, इंजंक्शन इज रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रिवेंटिव रिलीफ, है ना, एक ऐसी रिलीफ है जो प्रिवेंट करके रिलीफ देती है, मतलब किसी चीज़ को रुकवा के वो दूसरे को कॉम्पनसेट कर रही है। ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, पर्टिकुलरली सूटेबल इन केसेस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बोला ना, कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले ही अगर कोई बोल देता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा, तो उस केस में ये सूटेबल हो जाता है कि एटलीस्ट कोर्ट जो है इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आप उसे मना ही कर सकते हो। डैमेजेस वुड नॉट बी एडिक्वेट रिलीफ, डैमेज जो है सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए ये इंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो एक एग्जांपल देख रखा है कि वही सिंगिंग वाला, कि मान लो किसी के थिएटर पे कोई सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड यहाँ पे एग्जांपल ए बी और सी तीन पार्टीज़ के बीच में, ध्यान से समझना। ए जो है एग्री करता है कि हाँ मैं बी के थिएटर में गाने गाऊंगा 3 महीने के लिए, एंड उस पीरियड में मैं और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा गाने गाने का। बट क्या करता है, सब्सिक्वेंटली ये हो जाता है कि वो बी जो है, सॉरी ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सी के थिएटर में भी गाने का, और फिर बी में वो नहीं गाता, बी के थिएटर में नहीं गाता। तो क्या होता है, बी जो है वो केस फाइल कर देता है, तो कोर्ट बेसिकली जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ना करके इंजंक्शन ऑर्डर को करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन साथ में नहीं हो सकता कभी, है ना, ऑब्वियसली। सो कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर ना दे के
इंजंक्शन का जो है रिस्ट्रेंट लगाती है उस पे, ए पे जो सिंगर है उस पे, और लगाती है कि जो ठीक है, जो लॉस होगा उसको कॉम्पेंसेशन तो होगा ही, बी को वो कॉम्पेंसेशन दे दिया जाएगा जो भी बनता है उसका, बट उसके अलावा उसने इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया था कि ए जो है कहीं और नहीं गा सकता, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट एक टॉपिक और आता है, मतलब इंजंक्शन ऑर्डर का ही है ये, कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। क्या है वो ये चीज़, जैसे मैंने बोला ना 2018 में एक अमेंडमेंट आई थी ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, इसमें कोई प्रोविजंस जो है वो ऐड किए गए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके ही किए गए हैं। उस प्रोविजन में बेसिकली ये बोलता है कि आप कोई भी इंजंक्शन ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब इंजंक्शन ऑर्डर नहीं करोगे कौन से केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि फिर वो डिले कर देते हैं उस प्रोजेक्ट का, कि मान लो कोई ब्रिज अगर बन रहा है, वहाँ पे इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया कि हाँ नहीं रोको इसको, ये नहीं करना आपने, तो फिर तो वो ब्रिज बन नहीं पाएगा। सो बेसिकली आप उस केस में नहीं इंजंक्शन ऑर्डर दे सकते इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, ठीक है। एंड ये चीज़ तो मैंने आपको अभी बताई थी ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन ऑर्डर वो एक जगह नहीं हो सकता है, आके यही बताया देखो, कि नॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन इन सिंगल स्वेट, ठीक है, मतलब आप दोनों की डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, रेमेडीज़ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, ठीक है, चलिए।